नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच कि साहित्य और समाज का आपसी रिश्ता क्या होता है, तत्पश्चात साहित्य की परिभाषा और साहित्य के ऐसे कौन कौन से प्रभाग हैं जो साहित्य को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन प्रतिमानों से होकर के, इन पैमानों से होकर के आज हम गुजरेंगे और चर्चा करेंगे। युवा साथियों, जो युवा हमारे कॉलेजेस में हैं, जो हिंदी साहित्य भाषा और काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और जो विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, हम सभी को ये जानना अति आवश्यक है कि साहित्य और समाज का परस्पर संबंध क्या है। पिछली कड़ियों में हमने ये चर्चा की कि साहित्य का प्रस्फुटन संसार की प्रतिक्रिया से मानव ने किया, क्योंकि जब मनुष्य का जीवन संसार में नारी और पुरुष के रूप में आया तो संसार की जो वस्तुएं हैं, विशेष करके प्रकृति के बीच जो अवयव हैं, उन अवयवों को देख करके व्यक्ति का उनके प्रति आकर्षण भी रहा और विकर्षण भी रहा। आकर्षण विकर्षण, आकर्षण का मतलब है उसके प्रति खिंचाव, विकर्षण का मतलब है उनसे दूरी। इन दोनों भावधाराओं के बीच जब मनुष्य ने अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्ति दी, वही अभिव्यक्ति भाषा बनी और उस भाषा के माध्यम से साहित्य सृजन हुआ। और यह साहित्य सृजन जो है वो मौखिक परंपरा से चलता हुआ आज जिस रूप में हम पुस्तकों में देखते हैं, प्रकाशकीय रूप में देखते हैं, इसकी एक लंबी यात्रा रही है। आज का जो हमारा विषय है वह है समाज और साहित्य। प्रिय दर्शकों, प्रिय पाठकों, युवा साथियों, साहित्य समाज का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि इसलिए होता है क्योंकि साहित्य समाज का मुख भी होता है और मस्तिष्क भी होता है। जिन घटनाओं को, जिन अनुभवों को समाज का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, उन अनुभवों को प्रत्येक व्यक्ति कह नहीं सकता, उसे लिख नहीं सकता, वह केवल अनुभव कर सकता है। इसलिए साहित्य मुख है। मुख इसलिए है क्योंकि साहित्यकार उस घटित घटना को जो समाज के मध्य घट रही है, उसे मुखर रूप में अपने शब्दों के माध्यम से समाज के सामने उसी रूप में रखता है। इसलिए साहित्य जो है वो हमारे समाज का मुख है। दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया मस्तिष्क। मस्तिष्क का अर्थ होता है जहां हमारी स्मृति बहुत सारी घटनाओं को संजो के रखती है, उसे सुरक्षित रखती है, संरक्षण के रूप में रखती है। जब लिखी हुई बात संरक्षण के द्वारा सुरक्षित होती है और उस संरक्षण की हुई वस्तु को कालखंड बीतने के बाद या समय व्यतीत होने के बाद दूसरी संतति भी पढ़ती है कि प्राचीन समय में या भूतकाल में कौन सी घटना हमारे समाज में घटित हुई, उस संरक्षण की हुई संरक्षणीय उस घटना, उस अनुभव को जब वर्तमान समाज अनुभूत करता है, उसे अनुभव करता है पाठकीय दृष्टि से, तो उसका परिवर्तन होता है हृदय से, बुद्धि से, चित्त से, विचार से, भाव से, अभिव्यक्ति से। और यह कार्य कोई करता है समाज में, वह साहित्य करता है। इसलिए साहित्य प्रतिनिधि भी है हमारा, मुख भी है और मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क इसलिए है क्योंकि इसी आधार में रह करके हमारी स्मृतियां संरक्षण का आधार प्राप्त करती है और उसी संरक्षणीय आधार के बल पर हम आगे आने वाले समय में अपने संततियों से परिवर्तन की कामना करते हैं या अपेक्षा करते हैं। यह साहित्य का मूल उद्देश्य रहता है। इसलिए साहित्य और समाज, इनका आपस में
बहुत बड़ा संबंध है। अब दूसरी बात और आगे कि अनुभव करने वाला पूरा समाज होता है, पर लिखने वाला साहित्यकार होता है। क्योंकि साहित्यकार के पास वो शक्ति होती है और साहित्य के पास वो शक्ति होती है जो समाज की उस घटित घटना को तथ्यात्मकता में, यथार्थ में और वास्तविकता के साथ सच्चाई के आधार पर उसे रखकर उसी रूप में समाज के समक्ष रखता है। ये है साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता। इसलिए साहित्य और समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है एक दूसरे के प्रति। अब दूसरी बात एक और है, प्रत्येक जाति के और प्रत्येक साहित्य का और प्रत्येक समाज का अपना एक धर्म होता है। अब जाति यहां आज के समय की कास्ट से आप मत लेना। जाति का अर्थ होता है गुण, जाति का अर्थ होता है विशेषता। जो व्यक्ति जिस गुण में पारंगत है, जो व्यक्ति जिस विशेषता को लेकर के समाज के बीच आता है, उसे हम गुण कहते हैं। जाति गुण का वाचक है। जाति आज का किसी विशेष, जिसको हम अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, उसका सूचक नहीं है। जाति करते विशेषता, क्वालिटी। जिस विशेषता को लेकर के व्यक्ति जब समाज के भीतर जाता है और समाज उस विशेष गुण को लेकर के उसकी सम्माननीय दृष्टि से उसको वो आधार देता है, वह विशेष गुण प्रत्येक समाज का रहता है। इसलिए जो हमारे देश का जो समाज रहा है उसमें एक विशेष गुण रहा है। उसमें विशेष गुण रहा है उन्मुक्त समाज का, उसमें विशेष गुण रहा है स्वच्छंद विचार का, उसमें विशेष गुण रहा है उज्जवल भविष्य का, उसमें विशेष गुण रहा है ज्योत्सनामय तपोवन रूपी हृदय का। ज्योत्सनामय तपोवन रूपी हृदय मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे तपस्वी हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जिनको हम आधुनिक भाषा में जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से ज्योत्सना को, एक प्रकाश को अपने मस्तिष्क में स्थित किया और वही प्रकाशकीय दृष्टि आगे समाज का के पाथेय को, समाज के पथ को प्रशस्त करती है। इसलिए हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जो समाज है वो ज्योत्सनामयी रहा है और बहुत तपोमयी रहा है। और ज्योत्सना और तप के माध्यम से की हुई जो साधना है वही साहित्यकार के मुख विवर से, अर्थात मुख से निश्रित होती है, मुख से प्रवाहित होती है और उस मुख से कही हुई बात का प्रभाव रहता है। इसलिए प्रत्येक समाज के बीच में संघर्ष रहा है। साहित्य उस संघर्ष को यथार्थ रूप में हम और आप लोगों के बीच में रखता है। इसलिए साहित्य और समाज का आपस में अन्योन्य संबंध है। उसमें आनंद की भूमि रहती है और आनंद की भूमि इसलिए रहती है क्योंकि साहित्य जो है, जो समाज की दुर्लभ बात है, जो कठिन बात है, उसे सुलभ रूप में, उसे आसान रूप में हमें समाज के सामने रखता है। इसीलिए साहित्य को जब हम पढ़ते हैं या दृष्टा के रूप में, दर्शक के रूप में जब साहित्य को हम किसी स्क्रीन में देखते हैं, किसी धारावाहिक में देखते हैं, किसी हिंदी फीचर फिल्म में देखते हैं, तो हमें वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम साहित्य को गीत के माध्यम से सुनते हैं, अपने कर्णेंद्र के माध्यम से, कानों के माध्यम से, तो हमारे हृदय में शांति का भाव आता है। इसलिए साहित्य को रस की निष्पत्ति का आधार भी माना है। प्रिय दर्शकों, रस का अर्थ होता है आनंद। हमने पिछले कल भी आप लोगों को, पिछले वाली कड़ी में भी आपको बताया था कि जो साहित्य है, जो काव्य है, वो रस प्रधान होता है और जो शास्त्र है वो ज्ञान प्रधान होता है। रस का अर्थ होता है आनंद, जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हमें समाधान मिलता है, उसे हम काव्य कहते हैं। और जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है उसे हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है शासन, शासन का अर्थ होता है आज की दृष्टि में डिसिप्लिन, कि हम अपने आप को अपने से कैसे शासित कर रहे हैं, कैसे बांध रहे हैं, जिसको निग्रह भी कह सकते हैं हम वांगमय की दृष्टि से, अपनी परंपरा की दृष्टि से। जब हम अपने इंद्रियों का निग्रह करते हैं, उन्हें हम कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम पकड़ते हैं, एक जगह एकाग्र करते हैं, और यही एकाग्र चित्त जो है ये ज्ञान को देने वाला होता है। इसलिए साहित्य जो पहले मौखिक परंपरा से होता हुआ आज तक एक प्रकाशकीय रूप में आया, उसमें रस का भाव भी है और शास्त्र का भाव भी है, अर्थात
ज्ञान का भाव भी है। इसलिए आनंद और ज्ञान को देने वाला आधार मानवीय जीवन में कोई आधार, कोई विषय है तो वह साहित्य है, जिसे हम कहानी के रूप में देखते हैं, जिसे हम कविता के रूप में देखते हैं, जिसे हम गद्य और पद्य दोनों विधाओं के माध्यम से देखते हैं। इसलिए साहित्य की समझ, साहित्य के शिक्षार्थी को, साहित्य के जिज्ञासु को, साहित्य के तपस्वी को होना अति आवश्यक है, गंभीर रूप में। आज के लिए इस कड़ी में इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और विशेष करके अध्ययन के साथ समाज की चिंता भी करते रहें कि हमें इस विषाक्त वातावरण में अपने आप को शासित ढंग से रखना है। नमस्कार।